हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम जो करंट अफेयर्स की जनवरी मंथ की जो हम रिवीजन कर रहे हैं, उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज जो है जनवरी मंथ की यानी चौथी कड़ी यानी लास्ट कड़ी के हम बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जनवरी मंथ का चौथा यानी कि अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम जो है फरवरी की बात करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी का अंतिम भाग। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भारत यूरोपियन संघ संबंध के बारे में। क्यों चर्चा में रहा, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, 27 जनवरी 2026 को जो है नई दिल्ली में भारत यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था, इसलिए जो है ये चर्चा में रहा। अगर हम बात करें इसकी बातें क्या रहीं, इसकी मुख्य बातें, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय यूरोपीय संघ शिखर की जो सम्मेलन की मुख्य बातें रही हैं उसके बारे में। यह शिखर सम्मेलन जो है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के साथ में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सह अध्यक्षता की। यानी जो इसके अध्यक्ष हैं यूरोपियन यूनियन के, तो उनके जो अध्यक्ष के साथ में जो है यानी जो उर्सुला वान डेर लेयन है, उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसकी सह अध्यक्षता की है। और साथ ही साथ जो है इस सम्मेलन के दौरान ही जो है भारत यूरोपियन संघ जो है उसके मध्य में मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर भी जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इस FTA की बात करें तो इस FTA से भारत का निर्यात करने के लिए बाजार जो है मिलेगा। और साथ ही साथ वहीं यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो उनसे जो है उसके जो देश हैं उसमें भारत में जो है दीर्घकालीन निवेश करेंगे। यानी जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो हमारे भारत में जो है उसके लिए मतलब कह सकते हैं दीर्घकालीन निवेश के लिए रास्ते जो है मजबूत हुए हैं। और जो हम अपनी बात करें तो हमारे लिए जो है भारत का निर्यात जो है निर्यात के करने के लिए जो है बाजार मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ इसमें निकल के आती है। अगर हम बात करें FTA की, जैसे हमने देखा यहाँ पर फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यातव्य है कि FTA के तहत जो है देशों और समूह के सदस्यों के बीच जो है सभी व्यापारिक बाधाओं, है ना, सभी जो व्यापारिक बाधाएं होती हैं, जैसे मान के चलिए हमने प्रशुल्क लगा दिया है या गैर प्रशुल्क को समाप्त करके व्यापार को जो है किया जाता है। लेकिन समूह से बाहर सदस्यों के लिए प्रत्येक देश अपनी स्थिति के अनुसार व्यापारिक शर्तों के साथ जो है व्यापार करते हैं। अब जैसे मान के चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, FTA में ये करते हैं कि जो इसमें मतलब इसमें शामिल हो जाता है तो वहाँ पर हम जो है जो देश होते हैं और समूह होते हैं वहाँ पर अपनी जो बीच में जो व्यापारिक बाधाएं होती हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हों या फिर जो नॉन टैरिफ को लेकर के हों, उनको जो है हम समाप्त कर देते हैं और साथ ही साथ जो है हम उस प्रकार से व्यापार करते हैं। लेकिन अगर वही सदस्य देश जो है किसी अन्य देश के साथ में व्यापार करने चाहते हैं जो उसमें शामिल नहीं है, तो अब आप अपने हिसाब से अपनी शर्तों के अनुसार जो है वो व्यापार कर सकते हैं। ऐसे जो अगर बात करें FTA के जो मुख्य उदाहरण देखे जाते हैं तो वो है आपका नाफ्टा, साफ्टा, ये इस तरह के जो है मतलब कह सकते हैं मुक्त व्यापार समझौते के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए यूरोपियन संघ की, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, यूरोपियन यूनियन की अगर मूलतः स्थापना की बात करें तो 1951 में की गई थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है मोस्टी संधि के तहत जो है इसको कब आया अस्तित्व में, 1955 में आया, 1995 में आया, सॉरी, है ना। तो 1995 में जो है वर्तमान जो स्वरूप है वो 1995 में अस्तित्व में आया। और मूलतः की बात करें तो 1951 में जो है इसका मतलब स्थापना मूलतः की गई थी। तो हम वर्तमान में कह सकते हैं कि मोस्टी संधि के तहत जो है 1995 में जो है ये अस्तित्व में आया है। और वर्तमान में देखें तो इसमें कुल मिलाकर के 27 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम की राजधानी है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सदस्य देशों के मध्य जो है आर्थिक, राजनीतिक और जो क्षेत्रीय एकजुटता होती है उसको साथ जो है आर्थिक समन्वय बनाने का यानी स्थापित करने का जो है मुख्य उद्देश्य है। अगर इसमें बात करें तो इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, देखिए यूरोपियन परिषद है, यूरोपियन संसद है, यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन आयोग के साथ में ये पता नहीं क्या है, यूरोपियन कोर्ट है ना। इस तरह से जो है ये मुख्य अंग हैं। तो ये थोड़ा गलती से लिखा गया, सॉरी इसके लिए। तो ये है, आगे बात करेंगे इसके जो सदस्य हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, है ना। ये यूरोपियन आयोग नहीं, यूरोपियन जोन होगा, हाँ ये जोन है ना। तो ये यूरोपियन ज्ञान नहीं है, यूरोपियन जोन है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। देखिएगा, इसमें जो सदस्य शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो देखिएगा, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं। मेन कंट्रीज़ कौन कौन से इसमें जो है शामिल नहीं हैं। मान लीजिए पूरा यूरोप तो लगभग शामिल है इसमें, लेकिन कौन कौन से मेन कंट्री हैं वो जो शामिल नहीं है। अगर बात करें, देखिएगा ये है हमारा ये जो कंट्री है ये आप जानती हैं यूनाइटेड किंगडम है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, देखिएगा ये स्विट्ज़रलैंड है, ये इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करें अभी जो है ये यूक्रेन है,
ये इसमें शामिल नहीं है ना। इस तरह से जो एक है आपका बेलारूस आ जाता है यहाँ पर ऊपर, वो भी शामिल नहीं है ना। ये और इस तरह से जो हमारे एक ये कुछ देश आ जाते हैं जो हमारे मतलब इस तरह से जो ग्रीस के ऊपर के देश हैं, है ना, ये सर्बिया और ये वगैरह, तो ये भी जो है इसमें शामिल नहीं है ना। तो इसमें शामिल कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं उन पर। पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है ना, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है और स्लोवाकिया है। इस तरह से ये कंट्रीज़ हैं। और इसके बाद में जो है क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है। ये कंट्रीज़ वो हैं जो इसमें शामिल हैं। रोमानिया है और बुल्गारिया है और ग्रीस है। तो ये शामिल जो है इसमें 27 देश शामिल हैं। इसके साथ ही फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे शामिल नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इसमें स्विट्ज़रलैंड नहीं है, यूक्रेन नहीं है और इसके साथ साथ बेलारूस नहीं है ना। तो ये कुछ देश हैं जो शामिल नहीं हैं। बाकी लगभग अगर मान के चलें थोड़े से ये देश की अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ देश आ जाते हैं जो ग्रीस वाला पार्ट है ना उसमें। तो ग्रीस वाले पार्ट में ग्रीस के ऊपर जो ग्रीस के ऊपर वाला पार्ट है वो उसमें शामिल नहीं, जैसे सर्बिया है ना, मोंटेनिग्रो है, ये सब देश इसमें शामिल नहीं है। तो वो हमने देख लिया कौन से इसमें देश शामिल आते हैं, ठीक है ना। तो ये है। तो एक बार देखें बेल्जियम है, आपने देख लिया यहाँ पर बेल्जियम, ये भी है बेल्जियम, नीदरलैंड है ना और लग्जमबर्ग, ये सब शामिल देश हैं। तो चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, इस्टोनिया, आयरलैंड, सब। अब आयरलैंड देखिए इधर है, ये है आयरलैंड है ना। ग्रीस है, स्पेन है, फ्रांस, क्रोएशिया, इटली, साइप्रस है ना। इसके साथ में लाटविया देश ये है, देखिएगा लाटविया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है ना। तो ये देश हैं आपके। और लिथुआनिया भी है नीचे देखेंगे आप। तो इस तरह से स्वीडन है, आइसलैंड है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, पुर्तगाल ये हमने देख ही लिया, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड, माल्टा है, माल्टा यहाँ है आपका, छोटा सा देश है ना। हंगरी है, लग्जमबर्ग है और लिथुआनिया है। ये कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल, किसमें, यूरोपियन यूनियन में। तो कभी कभी इसमें शामिल होने वाले देश जो है आ जाते हैं, कौन सा शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो मुख्य भूमि में जो हमारा अगर बात करें स्विट्ज़रलैंड है इसमें, और जो इसमें जो ग्रीस के ऊपर जो लैंड है मोंटेनिग्रो, और जो आपके सर्बिया वगैरह ये भी कंट्री शामिल नहीं है इसमें, यूक्रेन शामिल नहीं है और बुल्गारिया और नॉर्वे। और बाकी जो है यूनाइटेड किंगडम तो इसमें शामिल है ही नहीं, अभी निकल गया है पिछली बार जो है वो, है ना। तो ये है। तो ये हमने देखा। अब आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में कोची में नोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मसाला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का अगर बात करें तो यह सम्मेलन का आयोजन जो है अखिल भारतीय मसाला निर्यात फोरम यानी AISEF द्वारा किया गया है। अगर इसमें बात करें तो इसका एक वैश्विक मंच है ये, जहाँ सरकारी अधिकारी, मसाला निर्यातक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता जो है आदि एक साथ आकर जो है मसाला उद्योग के विकास और नवाचार पर जो है आपूर्ति पर उसका जो है विशेष चर्चा करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन हुआ है कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, केरल के कोच्चि में, है ना। तो केरल के कोच्चि में हुआ है ये। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें तो क्या है, देखिएगा अगर हम थोड़ी सी और महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक है किसके क्षेत्र में, मसालों के क्षेत्र में, जिसके कारण जो है भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है ना। और केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो साउथ में केरल और तमिलनाडु है, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपने देखा होगा जो ये जो जहाँ पर मतलब तीनों जो मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाकर मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है मसालों के लिए। तो ये चीज़ है। तो मसालों, केरल को जो है मसालों का बाग और भारत को जो है मसालों की भूमि भी कहा जाता है। तो ये है। आगे बात करेंगे हम अगले टॉपिक पर, ऑपरेशन मेगाहुरु यानी झारखंड के लिए जो चलाया गया था। इसका देखिएगा जनवरी 2026 में जो है ऑपरेशन मेगाहुरु जो है के दौरान जो है कई माओवादियों को जो है मार गिराया गया। और जो है एक गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करने के कह सकते हैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा, जिसके तहत जो है माओवाद को जो है मतलब ख़त्म करने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया। ये खास तौर से कहाँ चलाया गया था, झारखंड में, है ना। तो ऑपरेशन मेगाहुरु के बारे में बात करें तो ये मेगाहुरु झारखंड के सरांडा वन क्षेत्र में जो है CPI माओवादी के खिलाफ जो है चलाया गया एक विशेष अभियान है। यह अभियान CRPF की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस की जो है द्वारा जो है संयुक्त रूप से चलाया गया था, है ना। तो ये है झारखंड के लिए जो है खास तौर से, और हम ये कह सकते हैं खास तौर से ये माओवाद को जो नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, है ना। तो ये है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर बाइमर त्रिकोण संगठन की। तो इसका जो है क्यों चर्चा में रहा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार बाइमर त्रिकोण संगठन के साथ जो है मिलकर आधिकारिक स्तर पर जो है बातचीत की थी, है ना। इसलिए जो है ये चर्चा में रहा था। इसके बाद में बारे में बात करें तो देखिए क्या है ये, यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह है जिसमें यूरोपीय देश कौन कौन से, देखिए यूरोपीय देश कौन कौन से शामिल है इसमें, फ्रांस, जर्मनी और
पोलैंड, है ना, ये शामिल हैं। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समन्वय को मजबूत करना है। इसकी स्थापना जो है 1991 में की गई थी। तो ये बाइमर त्रिकोण जो है, यानी 3 देश इसमें कौन कौन से शामिल हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, है ना। तो ये है बाइमर त्रिकोण की बात करें तो देखिएगा इसमें क्या है। इसमें भारत का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर जो अभी मतलब बातचीत हुई इसके बारे में, तो इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? जो विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इसमें तेल व्यापार और राजनीतिक जो रणनीतिक मुद्दे रहे उन पर बातचीत हुई है ना। तो ये है। अगर हम बात करें, देखिए पहले भी हमने देखा था अभी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जब देखा, और ख़ासतौर से अब अगर हम बात करें तो यूरोप में देखेंगे कैसी कंडीशन है, कौन कौन से देश कहाँ हैं। एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका जो है यूनाइटेड किंगडम है ना। ये आपका जो है इसका कुछ पार्ट यहाँ पर जो है ये आयरलैंड वाला जो मतलब कह सकते हैं आयरलैंड वाला आइसलैंड है ना, द्वीप है, इसका जो कुछ पार्ट है वो भी इसमें शामिल है ना। इसके साथ यहाँ आयरलैंड अलग से देश है ना। इसके बाद में आप देखेंगे ये पोर्तुगाल है, ये इसके बाद स्पेन है। तो पोर्तुगाल की राजधानी आप जानती हैं लिस्बन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ये आपका, है ना। इसके बाद फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, पोलैंड है, बेलारूस है। ये बड़े बड़े कंट्रीज इस तरह से आते हैं, मतलब पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेलारूस। उसके बाद यूक्रेन। ये बड़े बड़े देश जो हैं इस तरह से आ जाते हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका बना हुआ है ना इस तरह से, ये इस तरह से, है ना। ये तो इसमें देखिएगा ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट आपका नॉर्वे का, नीचे वाला पार्ट है स्वीडन का, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका है फिनलैंड का। और ये कंट्री जो है ख़ास तौर से आपके पर्यावरण और शांति, सुरक्षा और आतंकवाद की जो है मतलब जीरो टॉलरेंस, मतलब आतंकवाद के उसमें जो है जीरो टॉलरेंस के रूप में जो है ये हमेशा जो है मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में जो हमेशा बने रहते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, है ना। इस तरह से पत्रकारिता में जो है ये तरह से बहुत मतलब आगे रहते हैं ये, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, है ना। तो इनकी बात देखिएगा। इसके बाद देखेंगे आप जो है कुछ देश हैं आपके, ये है आपका देखिए लिथुआनिया है, ये लाटविया है ना। ये लिथुआनिया, ये लाटविया, ये एस्टोनिया, ये 3 देश हैं यहाँ पर। इसके बाद में आपने ये देखा, ये है आपका रोमानिया देश है। ये आप जो देख रहे हैं ना ये है आपका ब्लैक सी, है ना। ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी के देखिए दक्षिण में जो है साउथ में जो है ये वो टर्की है। इसके बाद में बात करें ये येलो कलर का जो है ये यूरोप आ जाता है, मतलब सॉरी रसिया आ जाता है ना। और ये जो आपका था येलो कलर का ये है आपका यूक्रेन, है ना। तो इस तरह से है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये देखिए कंट्री लगा हुआ है यहाँ पर, ये है बुल्गारिया, है ना। ये आपका कंट्री जाता है, ये है ग्रीस, है ना। तो इस तरह से जो है कुछ देश बन जाते हैं। अब ये चेक राज्य है ना, ऑस्ट्रेलिया है ना, यह स्लोवाकिया है, और ये इसका बाद में बुल्गारिया हुआ। इसके बाद में इटली है, ये स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह से जो है कंट्रीज़ बन जाते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा आगे हम बात कर, ये इटली है, ये आपको देखा। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, क्या है उसके बारे में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है वो शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है भांग की खेती को बढ़ावा देने हेतु जो है ग्रीन टू गोल्ड जो है पहल शुरू की है। इसकी अगर बात करें तो क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इस पहल के तहत जो है जंगली खरपतवार मानी जाने वाली भांग जो है एक को कीमती आर्थिक संसाधन के रूप में बदला जाएगा। इसका जो है पहल का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय और राज्य अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करना है। यानी जो भांग की खेती होती है उसको मतलब क्या करेंगे, वो साथ साथ दोनों काम करेगी। किसानों की आय भी बढ़ेगी उससे, और जो है जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उससे भी जो है मजबूती प्रदान होगी। अगर बात करें तो भांग की जो है तो उपयोग मुख्यतः हेतु दवाएँ जो है इससे बनती हैं, सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रयोग होता है, और जैव ईंधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो है बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल मतलब नशे के रूप में भी करते हैं, जो कि गैर कानूनी है ना। तो ये है। अगर हम देखें इसका, देखिएगा अगर मैप की बात करें, थोड़ा सा मैप बना देता हूँ मैं एक बार, थोड़ा बड़ा करके बनाए, है ना। ये है इस तरह से, ये तो ये पार्ट बन जाता है आपका ऐसे करके, है ना। ये तो ये आप जानते ही हैं, ये वाला पार्ट ये बनता था जम्मू कश्मीर, है ना। और ये बन जाता है आपका पंजाब, और ये वाला पार्ट जो बन जाता है ये बन जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना, इस तरह से। और हिमाचल प्रदेश ये ठीक है ना, कुछ इस तरह से बन जाता है। इसके बाद में ये आपका बन जाता है उत्तराखंड, और नीचे को जो बन जाता है ना छोटा ऐसा करके, ये बन जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से बन जाता है हरियाणा,
और हरियाणा, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर हरियाणा, और ये बन जाता है दिल्ली, ये राजस्थान, इस तरह से बन जाता है। तो यह है कुछ इस तरह से बन जाता है मैप हमारा। बाकी जो मैप होता है उसको वास्तव में देखने से और आपको पता चल जाएगा। नज़रें आपकी जो है मैप पे होनी चाहिए, जो कभी कभी जो है क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा भी मिलती है, ये ध्यान रखने की बात है बस, है ना, ये है। अब हम बात करेंगे, देखिए अगला टॉपिक की, पर्यावरणविद जो है माधव गॉडगिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, इनका जो है निधन हो गया जनवरी 2026 में। पर्यावरणविद माधव गॉडगिल को जो है 83 वर्ष की उम्र में आयु में यह हुआ निधन हो गया है इनका। अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिएगा, एम गॉडगिल को पर्यावरण संबंधी कार्यों के संरक्षण और त्याग कार्यों के लिए कारण जो है इनको क्या माना जाता है, धरती पुत्र कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है पृथ्वी और जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपने देखा भी होगा पश्चिमी घाट के लिए जो है बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। तो आप यहाँ बात करेंगे, देखिएगा इनके बारे में। एम गॉडगिल जो है पश्चिमी घाट पारिस्थितिक तंत्र विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष भी रहे थे ये, और जिसे जो है गॉडगिल आयोग भी कहा जाता है। तो गॉडगिल आयोग जो है किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट से संबंधित है। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण आविष्कार पुरस्कार भी मिल चुके हैं, है ना। तो ये है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक की, क्या है उसके बारे में। तो देखिएगा सोमालीलैंड, है ना, तो इसके बारे में क्या है समझते हैं थोड़ा सा। तो जनवरी 2026 में इजराइल ने सोमालीलैंड को जो है औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। अब ये देखिए क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखिएगा सोमालीलैंड कहाँ है उसके बारे में हम जानेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो है थोड़ा सा इतिहास पढ़ें। तो वर्तमान में सोमालिया जो है 1960 में ब्रिटेन और इटली से स्वतंत्र हुआ था, यानी जो है इस पर कब्जा किसका था, सोमालिया पर, ब्रिटेन और इटली का। तो ये कह रहे हैं ब्रिटेन और इटली का जो है इस पर स्वतंत्र हुआ 1960 में, जिसे जो है सोमाली गणराज्य कहा गया, है ना। चूँकि 1960 से पूर्व यह दो हिस्सों यानी ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड में विभाजित था। यानी हम कह सकते हैं जब दो भागों में बटा हुआ था ये, तो सोमाली जो है सोमालिया दो भागों में बटा था, ऐसा मांग चल रहे हैं हम, है ना। तो एक को जो है हम कहते थे कि सोमालीलैंड जो है एक है आपका ब्रिटिश वाला और एक सोमालीलैंड जो है वो आपका इटालियन है। अतः एक लंबे गृह युद्ध के बाद वर्ष 1991 में इटालियन सोमालीलैंड से स्वयं को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर लिया। यानी सोमालीलैंड ने क्या किया, अतः एक लंबे युद्ध के बाद जो है 1991 में इटालियन सोमालीलैंड से स्वयं को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर लिया, और अब इसका नाम जो है सोमालीलैंड रखा गया है ना। तो इस तरह से ये बताया गया है। तो ध्यान रहे कि सोमालिया जो है गणराज्य इसे मान्यता प्रदान नहीं करता है। भाई कैसे करेगा, क्योंकि गणराज्य में शामिल दोनों चीज़ें हैं ना उसमें, चाहे वो ब्रिटेन का पार्ट हो चाहे वो इटली का पार्ट हो, है ना। इसके अगर हम बात करें, देखिएगा निर्णय से हुआ क्या है इस पर, जब ये ऐसा हुआ, ये इजराइल ने जो मान्यता दी, इससे क्या हुआ, देखिए सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला इजराइल जो है यूएनओ का पहला देश है इस तरह से मान्यता देने वाला। इजराइल अमेरिका इस तरह से कार्य करते रहते हैं, जो है दूसरे देशों में जो है वो अपना हस्तक्षेप करते ही रहते हैं, है ना। किसी को जो है अपने हिसाब से मान्यता देते हैं। अरे भाई आप लोग कौन होते हो, ये यूएनओ की बात करें तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो भी नहीं दे रहा है, तो आप लोग कैसे उसको इस प्रकार से उसका जो है बात यहाँ ये है, अपना जो है वहाँ हस्तक्षेप करते हैं और अपना जो है वहाँ पर इंटरेस्ट देखते हैं, उसी के आधार पर जो है वो ये कार्य करते हैं। इस निर्णय की अरब लीग, अफ्रीकी संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, इस्लामी सहयोग संगठन, कई देशों ने जो है इनकी कड़ी निंदा की है। वही निंदा करने की बात ही है ना। किसी देश में तुम अच्छे से करोगे तो निंदा तो करेंगे ना, अब वो तो देश करेगा अन्य देश भी जो है संगठन जो है वो भी तो करेंगे ना। सोमालीलैंड का इथोपिया, अमेरिका, यूएई जैसे देशों के साथ जो है राजनीतिक संपर्क रहा है ना। तो यहाँ बात करें इजराइल ने इससे जो है जो हमारा इजराइल है इससे अगर बात करें राजनीतिक संबंध के लिए जो है समझौते हस्ताक्षर किया है, तो इससे जो है ये और महत्वपूर्ण इसके लिए हो रहा है, इसलिए जो है इसने इसको मान्यता दी है। अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है, क्योंकि सोमालिया जब की बात आती है तो सोमालिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। किसका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से पार्ट देश शामिल हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये चार देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, इसका ये हिस्सा है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर जो है इसके मैप की, अफ्रीका में कौन से देश हैं मुख्य रूप से देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा हमने जो बात की हमने यहाँ पर ये बात की है, ये है आपका सोमालिया जो आपका ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ना ये। इसके बाद में आपका देखा ये है आपका जो पिंक कलर का है, ये है इथोपिया। इसके बाद में आपका जो डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है वो आपका जिबूती है। और उसके बाद में जो डार्क जो लाइट ग्रीन है वो जिबूती है, और डार्क ग्रीन जो है वो इरिट्रिया है। तो यही चारों देश मिलकर के क्या बनाते हैं, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, हॉर्न ऑफ
अफ्रीका, है ना। तो ये देश हैं। इसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट देश यहाँ पर हैं, तो देखिएगा अगर हम कुछ इस तरह से बना दें इसको, तो ये बन जाता है ये अरब कंट्री, ये जो अरब पेनिनसुला है वो बन जाता है। अगर आप देखेंगे ये जो है आपका रेड सी है, आप जानते हैं इसके बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है ना, रेड सी। और अगर हम बात करें, देखिएगा ये है आपका जो खाड़ी है, अरब सागर जो आ जाता है यहाँ पर, अरब सागर आ जाता है ना। तो ये है। इसके बाद में आपका यहाँ पर जो पार्ट आ जाता है वो आता है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और ये आपकी स्वेज नहर है, ये यहाँ पर, ये इजिप्ट है, ये सूडान है ना। सूडान तो अब 2 भागों में बढ़ गया है, तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं ये नॉर्थ सूडान और ये साउथ सूडान है ना। तो ये है, तो ये है। इसके बाद में लाइबेरिया है, ये आपका बड़े बड़े कंट्रीज अगर देखें हम इस तरह से बन जाते हैं। लीबिया, लाइबेरिया नहीं यार, लीबिया, अल्जीरिया। इसके अगर बात करें, ये चाड आ जाता है, ये नाइजर आ जाता है ना। ये नाइजर है, ये नाइजीरिया है ना। तो इस तरह से आ जाते हैं। ये आपका मतलब अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो सबसे बड़ा देश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है, ये देखिए बहुत बड़ा देश है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कांगो गणराज्य जो है बहुत बड़ा मतलब देश है, सबसे बड़ा देश माना जाता है अफ्रीका कंट्री मतलब कॉन्टिनेंट में, है ना। और अगर आप बात करें तो देखिएगा ये बहुत सारी मतलब ऐसे करके नदियाँ आ जाती हैं। एक नदी आती है इस तरह से, है ना। तो ये कौन सी नदी है आप जानते हैं, ये है नाइल रिवर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो ये है, तो ये केनिया है, इसके नीचे आप देखेंगे ये तंजानिया है, तो ये अंगोला है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट देश देखें तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका आ जाता है, नीचे वाले पार्ट में साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, ये मेडागास्कर का आइलैंड है, यानी मेडागास्कर द्वीप भी है, देश भी है। ये नामीबिया है ना। ये अंगोला है, ये साउथ अफ्रीका हमने देख ही लिया। इस तरह से जो कुछ कंट्री आ जाते हैं, है ना। तो ये है। बाकी ये देखिएगा मोरिटोनिया है, अल्जीरिया ये हमने देख ही लिया है। आगे बात करेंगे, अगले जो टॉपिक है उसकी यूरोपियन संघ की बात करेंगे। देखिए यूरोपियन संघ जो है फिर से यहाँ पर चर्चा में है, क्यों रहा है इसकी बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर हमने देखा था, उसके बारे में भी देखा था, और यहाँ पर फिर से एक बार आ गया चर्चा में। तो क्यों है, देखिएगा जनवरी 2026 में बुल्गारिया को यूरो जोन का सदस्य चुना गया। जैसे कि हमने देखा था ना, जो यूरोपियन संघ के जो इम्पोर्टेंट संघ मतलब जो है अन्य संघ भी हैं, छोटे छोटे भाग भी हैं, तो उसमें यूरोपियन जोन देखा था हमने, है ना। तो वो भी है ना। तो यूरोपियन जोन का जो है वो बुल्गारिया सदस्य बना है, इसलिए जो है वो चर्चा में रहा यूरोपियन संघ। अगर यूरोपियन संघ की बात करें, जैसे कि हमने देखा था, विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक संघ है जो यूरोप के ज़्यादातर हिस्से को समाहित करता है। इसकी मूलतः स्थापना हमने देखी थी 1951 में की गई थी, और वर्तमान स्वरूप जो है 1995 में आया था। इसकी अगर हम बात करते हैं, हमने देखा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय एकजुटता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो है कुल कितने देश शामिल हैं, इसमें जो है 27 देश जो है इसमें शामिल हैं, है ना। 27 देश जो है इसमें शामिल हैं। इसकी बात करें तो इसमें ब्रिटेन, नॉर्वे, बेलारूस और स्विट्जरलैंड वगैरह जो है इसमें शामिल नहीं है, और यूक्रेन भी इसमें शामिल नहीं है। जबकि हर जो नीचे हमने बात की ना, जो उसमें मतलब हमने देखा था जो ग्रीस के ऊपर वाले देश जो हैं, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, मैसेडोनिया, सर्बिया, अल्बानिया, ये देश इसमें शामिल नहीं है। इनको हम बाल्कन देश जो है कहते हैं, ये शामिल इसमें नहीं है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके मुख्य अंग हमने देख लिए हैं, यूरोपियन जो संसद होती है विधायी अंग है, यूरोपियन जोन हमने देखा है ना, यूरोपियन परिषद, यूरोपियन आयोग, इस तरह से ये यूरोपियन जोन है, ज्ञान नहीं है ना, हर जगह यही आ रहा लिखा हुआ। तो यही है यूरोपियन कोर्ट है, न्यायिक जो अंग है। इसमें हमने देख लिया है मतलब किस तरह से जो है इसको स्थित में आया था, जो मोस्ट्री संधि हुई थी उसके तहत जो है इसका स्थित में आया, है ना। तो ये है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर भारत रूस संबंधों की। तो क्या हुआ है देखिएगा, दिसंबर 2000 जो लास्ट में दिसंबर में 2025 में हुआ क्या, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है भारत और रूस जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन हेतु जो है भारत की यात्रा पर रहे थे। इसलिए जो है चर्चा में रहा रूस, है ना। तो रूस की बात करें तो रूस राष्ट्रपति 23वें भारत शिखर सम्मेलन का जो है प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आए थे। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता और समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। जैसे अब ये जो महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं हमारे जो संबंध होते हैं, उनके बारे में क्या क्या निर्णय लिए गए एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं, जो अभी हाल ही में लिए गए। तो ये मुख्य जो बात करते हैं यहाँ पर है 2030 तक जो है यहाँ का जो द्विपक्षीय व्यापार है ना, उसको $100 अरब के पास जो है लगभग पहुँचाना है, और इसके लक्ष्य को समयबद्ध प्राप्त करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी क्या हुई, दूसरी हुई राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान की व्यवस्था को मजबूत करना है। और तीसरी बात क्या है, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, अंतरिक्ष और जो है उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग प्रदान करना। तो ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 2030 तक $100 अरब जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है ना। तो ये है।
इसके अगर हम बात करें देखिएगा रसिया की, तो रसिया की थोड़ी सी यहाँ पर जो है फैक्ट देख लेते हैं, आपको पता चलेगा। तो देखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं रसिया की राजधानी जो है वो मॉस्को है। सबसे बड़ा शहर की अगर हम देखें तो मॉस्को है इसका। जनसंख्या जनसंख्या छोड़ दो, इसकी अधिक मतलब आधिकारिक भाषा है वो है रूसी, है ना। मुद्रा की बात करें तो वो है रूबेल, है ना, इस तरह से है। अगर भौगोलिक विशेषता की बात करें तो देखिएगा इसमें 11 जो है समय क्षेत्र, यानी जो टाइम जोन है वो 11 आते हैं। इसकी सीमाएं जो हैं 14 देशों से मिलती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अभी कौन से देश इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं, है ना। तो ये है इसके बारे में देखिएगा। तो ये तो थोड़ा इतिहास है इसके बारे में। इतिहास में देखें तो ये इसको जो है पहले USSR के नाम से जाना जाता था, आप जानते ही हैं। और 1991 में जब USSR का विघटन हो गया तो इसमें जो है बहुत सारे जो है देश इसमें बने, और जो रसिया है, वर्तमान रसिया, वो अस्तित्व में आया। तो कब आया? 1991 में, है ना, 1991 में। तो ये स्थिति यहाँ पर हमने देखी। इसके बाद में अगर बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो देखिएगा अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो रूस जो है प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला जो है खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यह ऊर्जा निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में से एक है ना। कृषि, विनिर्माण, रक्षा उद्योग और तकनीकी अर्थव्यवस्था के जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात करें सेना और सुरक्षा की अर्थव्यवस्था, मतलब आंतरिक शक्ति की, तो रूसी सेना जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। यानी हमारा जो बात करते हैं अमेरिका के बाद में हम कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी सेना इसी के पास में है। रूस के स्पुतनिक जो है 1957 के साथ में जो है अंतरिक्ष युग की शुरुआत भारत ने की थी, है ना। और जो है मतलब इसने शुरुआत की, और भारत भी जो है हमारा अगर बात करें अंतरिक्ष मतलब जो सहयोग है, तो वहाँ पर जो है रूस ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है ना, भारत के साथ में। तो संबंधों की बात करें तो देखिए भारत और जो रूस के संबंधों की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे भारत और रूस के बीच जो है दशकों पुराने जो है मजबूत संबंध रहे हैं। इसमें चाहे वो रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, ऊर्जा हो या व्यापार हो, सब क्षेत्रों में जो है लगातार दोनों देशों का जो है सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। भारत की बात करें तो रूस ने भारत के विकास और सुरक्षा के लिए जो है हमेशा सहयोग दिया है ना। तो ये है, तो ये हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पर देखें तो रसिया को एक बार देख लेते हैं, एक बार कौन कौन से देश इसमें कहाँ किस प्रकार से मिलते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये रसिया वाला पार्ट है पूरा येलो कलर का, है ना। तो ये येलो कलर का है ना। तो ये आपको देखना है आपका, और ये आपने देखा होगा ये इंपॉर्टेंट है आपका काम चटका जो है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और ये आपका आ जाता है आपका बेरिंग सी के पास, और ये बेरिंग जल संधि है जो भी अलास्का जो है, अलास्का उसको दोनों सी यहाँ पर अलग होता है ना। तो ये है, नीचे आ जाता है आपका, यहाँ पर आ जाता है आपका जापान, है ना। ये सखालिन आइलैंड है, तो ये सखालिन वाला आइलैंड है। इसमें अगर आप देखें तो देखिएगा मुख्य रूप से कौन कौन से देश इसमें जो है मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा ये तो आप दिखाई दे रहा है, ये आपका चाइना है येलो कलर का, ये मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है। तो ये मुख्य रूप से जुड़ते हैं, है ना। चाइना देखिए यहाँ भी पार्ट जुड़ता है। इसके बाद में देखें तो ये कैस्पियन सी आ जाता है ना। तो ये कैस्पियन सी है, यहाँ पर इसकी सीमा बना रहा है। और कैस्पियन सी के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ जो है दो देशों के साथ में जो है ये सीमा बनाता है। एक तो आपका आता है अजरबैजान और दूसरा आता है आपका अर्मेनिया, है ना। तो ये है, तो इस तरह से आ जाता है, एक कंट्री बन जाता है। और यहाँ पर जो है अर्मेनिया नीचे वाला पार्ट है, यह जॉर्जिया, है ना। तो ये बन जाता है ना। तो ये, और साथ ही साथ अगर हम देखें यूरोप में कौन से देश शामिल हैं, तो यूरोप के जो है इसमें यूक्रेन जो है इससे सीमा बनाता है, बेलारूस बनाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर एस्टोनिया, है ना, लाटविया, और ये एस्टोनिया और लाटविया जो है मुख्य रूप से यहाँ पर इसकी सीमा बनाते हैं, है ना। और साथ ही साथ ऊपर देखें तो ये फिनलैंड है जो कि यहाँ पर इसके साथ में सीमा बनाता है। तो ये कुछ इस तरह से देश हैं जिनके साथ में जो है यहाँ पर सीमा बनाता है। अगर ऊपर बात करें तो कुछ इस तरह से जो है साइबेरियन सी आता है ईस्ट वाला, और ये लाप्टेव सागर है, ये कारा सागर है ना। तो ये है, और ये बारेंट्स सागर है, बारेंट्स सागर। तो इस तरह से जो कुछ स्थिति बन जाती है रसिया की, ये हमने देखी। चाइना पाइना तो हमने देख ही लिया है, आगे की क्या स्थिति देखेंगे। तो ये है, तो यहाँ पर हमारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपको ये टॉपिक हैं वो पसंद आ रहे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो यूट्यूब की जो वीडियो हैं इनको शेयर भी करते रहें, ताकि जो है ये वीडियो जो है और लोगों के पास भी पहुँच सके, ताकि इसका जो लाभ है वो अन्य लोग भी मिल सके, है ना। तो आज के लिए बस यहीं पर, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें, ताकि जो है सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।